सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। वो है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका यूनिट्स क्या होता है। तो आज हमारा कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम यूनिट की बात करेंगे, है ना, और कुछ हद तक फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो आज मोस्टली हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर तक रहेंगे। आफ्टर दैट आपका जो मेन पार्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लास 12 का जो मेन पार्ट है उस पर हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज होगा स्फेरिकल कैपेसिटर तक। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्फेरिकल ये कैपेसिटर होता है। एक्चुअल में किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए ना, जैसे मान लो कि ब्लेड है, पंखा है या वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसको स्टार्ट करने के केस में ना हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट स्टार्ट जब हो जाता है तो कम एनर्जी भी मिलेगा तो वो वर्क करता है। सो इनिशियली स्टार्ट करने में हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक डिवाइस उसमें लगाया जाता है जिसका काम है कि उसके एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, एंड या कह लो फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना। तो इसको स्टोर करके वो फिर सडनली उसको सप्लाई करता है, जो भी हमारा डिवाइस है, अप्लायंसेस है, उसको सडनली वो सप्लाई कर देगा। एक बार जब ज्यादा एनर्जी मिल जाता है तो वो ऑपरेट हो जाता है, चलने लगता है। और जब स्टार्ट हो गया, चलने लगा, तो इसको कम एनर्जी मिल रहा है तो भी वो कंटिन्यू करता है। तो ये कहानी हुआ आपका कैपेसिटर का, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, नीचे एवरीथिंग यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एनी, पहले तो ये हम ध्यान रखेंगे कि एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस कर लो या अप्लायंसेस कर लो, नीड्स मोर एनर्जी कर लो, चार्ज कर लो, करंट कर लो, करंट कितना से कितना, एटलीस्ट 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक के बीच का कम से कम चाहिए होता है, ठीक है। तो एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नीड्स मोर करंट टू स्टार्ट होने के लिए कम से कम इतना से इतना के बीच का करंट चाहिए, तब जाके स्टार्ट होता है। कहने का मतलब इस रेंज का करंट मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उसको, ठीक है। तो क्या करता है कैपेसिटर का काम क्या है कि उस एनर्जी को पहले स्टोर करता है, चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया और सडनली उस सिस्टम को सप्लाई कर दिया। सिस्टम को सप्लाई कर दिया मतलब ज्यादा उसको एनर्जी मिल गया, ज्यादा चार्ज मिल गया, इसलिए वो ऑपरेट हो जाता है। तो कैपेसिटर वही है। यहाँ तक कि हम पंखा में जो देखते हैं वो लगा रहता है कंडेंसर, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कंडेंसर भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो कंडेंसर का वही काम है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को वो स्टोर करेगा, स्टोर करके पंखे को सप्लाई कर देगा तुरंत एट ए टाइम, ठीक है, सडनली, जिससे कि वो घूमने लगता है। और जब घूमने लगा एक बार ब्लेड्स पंखे का, तो समझो कि कंटिन्यू घूमने में उसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो कैपेसिटर बाय द वे होता क्या है, सो अब डेफिनेशन की ओर आते हैं। एनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड्स मोर करंट टू स्टार्ट करने में ज्यादा लगता है, ठीक है। तो कैपेसिटर होता है, कह सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ टू conductors, system of two conductors separated by an insulator, बीच में इंसुलेटर होता है, ठीक है। और बीच में इंसुलेटर का कहानी भी आगे पढ़ना है, ठीक है, जिसको डाइलेक्ट्रिक हम कहेंगे, आगे में मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टम है टू कंडक्टर्स का सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कहने का मतलब जैसे दो को कंडक्टर, जैसे एक मान लो कि ये कंडक्टर हुआ या ये दो कंडक्टर है ना, सेपरेटेड बाय
इंसुलेटर, बीच में कुछ सेपरेशन रहता है, एयर या वैक्यूम रह सकता है, कुछ और रह सकता है। तो ये दो जो प्लेट है, प्लेट ए है और प्लेट बी, तो इसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बना लो, एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो, ये कंडक्टर ए मान लो, ये कंडक्टर बी मान लो, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और इस बीच में इस स्पेस में बिटवीन द कंडक्टर्स, कंडक्टर ए मान लो ये मान लो कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है जिसमें कि हम डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर को रखते हैं, ठीक है, यहाँ भी वही चीज है। तो ये कहने का मतलब कैपेसिटर हो गया सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अच्छा, तो ऐसा है कि क्या दो कंडक्टर का सिस्टम को नहीं हम इंसुलेटर कहेंगे? अगर एक कंडक्टर है तो क्या उसको हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो उसको भी हम कैपेसिटर कहेंगे। तो वो भी हम लोग लिख देते हैं सारा पॉइंट्स को। ठीक है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। अब इसमें एक जो प्लेट है उस पर मान चलो पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव Q1, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका पोटेंशियल हो गया मान लो V1 और इसका पोटेंशियल होता है मान लो V2। तो इस तरह से दो जो प्लेट्स होता है, एक पर चार्ज पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव, Q1 Q2 जिसका वैल्यू प्लस Q माइनस Q, पोटेंशियल V1 V2 जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बीच का डेल्टा V का है, ठीक है। तो ये even a single conductor star point, even a single conductor, तो क्या दो है तभी वो कैपेसिटर होगा? नहीं, even a single conductor is also can be capacitor, assuming the other at infinity। देखो आ गया, क्या ये सिंगल रहा कहाँ? इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन बी कैपेसिटर assuming the other at infinity। तो हो गया ना, तो एक तो एज्यूम कर रहे हैं, दूसरा कहाँ रख रहे हैं? इंफिनिटी पर। तो आ गया कहानी वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला कहानी आ गया। हम क्या पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ाया तो उसमें बोले थे पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता है, एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने बताया था कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, तो एक पॉइंट वहां पर और दूसरा पॉइंट कहाँ मानने के लिए? इंफिनिटी पर बोले थे। वैसे ही हम बोले यहाँ कि सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, हम यहाँ लिख रहे हैं कि इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो बी अ कैपेसिटर। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला जो है पार्ट, दूसरा वाला पार्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है, इंफिनिटी में है दूसरा वाला पार्ट। तो हो तो गया सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, एक यहाँ पर एक इंफिनिटी पर। तो कहने का मतलब कि हमेशा दो कंडक्टर होता है। अब एक कंडक्टर भी ले सकते हैं बशर्ते दूसरा उसको पहले इंफिनिटी पर, तो ये भी तो हो गया ना, टू कंडक्टर का सिस्टम हो गया। चलो, तो ये हम एक कंडक्टर को भी हम कह सकते हैं कैपेसिटर, बशर्ते ये मानना पड़ेगा कि दूसरा कहाँ है? इंफिनिटी पर। तो कैपेसिटर का कहने का मतलब मेरा हुआ एक्चुअल में काम क्या हुआ? स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। चाहे ये कलो दोनों डेफिनेशन चलेगा कैपेसिटर का। सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, काम क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का काम यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। तो कैपेसिटर कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, एक कंडक्टर कह लो या सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कह लो, विच इसी में लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं, अलग क्यों, इसी में यहाँ पर लिख देते हैं। तो सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर which
स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कह लो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो ऐसे इस फिगर को हम मिटाते हैं यहाँ से, मिटाते फिगर को, हाँ फिगर को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ तो क्या है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कहो या फिर चार्जेस कहो, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहो, एंड सप्लाई इट एट वंस, या सडनली भी लिख सकते हो, या एट वंस भी लिख सकते हो, या कह लो सडनली। ठीक है, कहने का मतलब कि एनर्जी को स्टोर किया और सडनली सप्लाई कर देता है ना, टू दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत होती है और उतना करंट एट ए टाइम मिलता नहीं है, इसलिए कैपेसिटर क्या करता है, कि पहले वो एनर्जी को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको सडनली सिस्टम को दे दिया। ठीक है, सिस्टम को सडनली दे दिया तो क्या हो गया, ऑपरेट हो गया, चलने लगा। ठीक है, और चलने लगा उसके बाद क्या हुआ, उसको कम एनर्जी भी मिलेगा तो भी वो ऑपरेट होते रहेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर आप शॉर्ट में कह सकते हो कि एक क्या कंडक्टर है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर कह लो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली टू द सिस्टम जिसमें लगा हुआ है। चलो, इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन आल्सो बी कैपेसिटर assuming that other at infinity। ठीक है, तो ये तो हुआ कैपेसिटर का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे, बेसिक चीज ये है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, बेसिक चीज है। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस पर। अब मेन हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, तो आपको समझ में आया कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है ना, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पोटेंशियल Q1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस कुछ होता है ना, और उसका काम है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, एंड सप्लाई टू द सिस्टम, सडनली सप्लाई कर दिया जिससे ऑपरेट हो गया, बस। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस की ओर। कैपेसिटेंस क्या होता है, हाँ ये जो हम यहाँ पीछे फिगर बनाया था, ऐसा प्लेट ए था, प्लेट बी था, हम बोल रहे थे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो ये प्लेट पर शुरू से चार्ज नहीं होता है, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज दिया जाता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज दिया जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर कैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो कहते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस, इसका सिंबल दे दिए हम C। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब हो गया, कैपेसिटर क्या, एनर्जी स्टोर करना, और एनर्जी स्टोर करने का जो एबिलिटी है या कैपेसिटी है उसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे। तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया एबिलिटी या कैपेसिटी कर लो, कैपेसिटी कर लो या एबिलिटी कर लो, है ना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हो गया कैपेसिटेंस का डेफिनेशन, है ना। इसको हम सिंबल देते हैं C, रिप्रेजेंटेड बाय C। कैपेसिटी या एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, हाँ, तो ये तो कैपेसिटेंस। अच्छा, एक चीज और, ये चार्जिंग के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं, इसका जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना ये बढ़ते जाता है। सपोज कर लो अभी V था, फिर चार्ज किए और चार्ज दिए इस पर, तो यहाँ पर 2V हो गया पोटेंशियल, फिर और चार्ज दिए तो पोटेंशियल 3V हो गया, फिर और चार्ज दिए तो
पोटेंशियल 4V हो गया। कहने का मतलब हुआ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस राइज करते जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ से इस्तेमाल करते हैं Q इज इक्वल टू CV। ये जो C आया यही हमारा कैपेसिटेंस है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से कैपेसिटेंस से यहाँ एक और फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब उस फिगर को हम हटाते हैं। यहाँ हम इस फिगर को बनाए इसको समझाने के लिए कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक है, एक लिमिट तक। ठीक है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से और इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो C नाम का चीज है, यही C हमारा कैपेसिटेंस है। तो C का फॉर्मूला बन गया Q बाई V। चलो यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? देखो तो Q क्या है, यूनिट की बात करें या डेफिनेशन की बात करें? पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। चलो एक तो डेफिनेशन ये बताएं हम, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक और डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में एक और डेफिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं। रेशियो है ना, क्या है? रेशियो है चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी कर सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि पर यूनिट राइज ऑफ पोटेंशियल, जितना हमको चार्ज देना पड़ेगा। क्या बोले थे वहां पर कि जैसे ही हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, है ना, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जैसे चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल ऊपर राइज करता जाएगा। ठीक है, तो वही जो डेफिनेशन उसी को लिखाया जाएगा और डेफिनेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। 1 ले लेते हैं दोनों को, डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन लिख लो कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इज defined as the charge needed to raise the potential difference by 1 volt। ठीक है, उसके क्रॉस ये फिर से फिगर बना दें। चलो यहाँ पर समझ लो, फिगर ये था जिसके बीच का पोटेंशियल V था मान लो। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस V से V+1 क्या था बाय 1 वोल्ट, रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो इसको V से V+1 करने के लिए जितना हमको इसको चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करने के लिए, ठीक है, पोटेंशियल को राइज करने के लिए जो भी हमको अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो एक अनदर डेफिनेशन हम कैपेसिटेंस का बना दिए यहाँ से इस फॉर्मूला से। और एक तो हमारा ऑलराउंडर है एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सादा रेज में फॉर्म में है। ठीक है, और दूसरा ये आ गया। चलो अब हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट करेंगे, डायमेंशन करेंगे, हर छोटे से छोटे चीज करेंगे। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन। हाँ, अब एक चीज और है, डिपेंड्स किसके ऊपर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इस पे डिपेंड करता है। कहां लिखे यहाँ पर देखो जी, C का फॉर्मूला है Q/V, बट ये बहुत अलग चीज है। C इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ याद है, उसमें फॉर्मूला क्या आता था? V = IR आता था। R क्या है? V/I बनता था। ठीक है, तो याद करो यार 10th क्लास, क्या रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड करता था? क्या रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड करता था? नहीं करता था।
नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था, मटेरियल पर डिपेंड करता था, ठीक है। इस पर ये डिपेंड, क्या फॉर्मूला है कौन सा, रो इनटू एल बाय ए। एल और ए का मतलब क्या है, डायमेंशन से है और ए मीडियम से है। कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और डायमेंशन इस पे डिपेंड करता था रेजिस्टेंस, ना कि ई और आई पर डिपेंड करता था, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा ई और आई पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि नेचर ऑफ मीडियम एंड डायमेंशन पर डिपेंड करता था, उसी तरह से यहाँ जो C है ये Q और V पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करते हो, वही कहानी है, नेचर पर डिपेंड करेगा मीडियम का और डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट, कैपेसिटेंस मतलब C लिख दे रहे हैं, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या Q एंड V, ठीक है। इस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। पहले यहाँ लिख लो, आगे बताएंगे कैसे नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड किया। नेचर ऑफ मीडियम एंड डायमेंशन, ठीक है। किसका, वो कैपेसिटर जो लिए हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। C इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके फॉर्मूला में आता है बट डिपेंड नहीं करता है, बस कहानी वही वाला है। इसके फॉर्मूला में ये आ रहा है, बस इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सब पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और ये उसका डायमेंशन है। तो उसी तरह से यहाँ भी कहानी है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और डायमेंशन पर डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर का डायमेंशन क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये हम डिपेंड किस पर करता है, किस पर नहीं करता है, ये बात करें। आगे हम बताएंगे आपको कि नेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है और डायमेंशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक 10-15 मिनट के बाद, ठीक है, आएगा कैसे डिपेंड करता है इस पर, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन की, इसको हम हटाते हैं और यूनिट डायमेंशन देखते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या बनता है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता डिपेंड, वो ध्यान रखना है। एक अनदर डेफिनेशन बता दिए आपको कैपेसिटेंस का, ठीक है। चलो, तो हम यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस C, ठीक है। आओ यूनिट पर देख लें। यूनिट फॉर्मूला पर लिया है ना, फॉर्मूला पर C = Q by V। Q का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, बाय वोल्ट, ठीक है। तो कूलॉम पर वोल्ट, ठीक है, कूलॉम पर वोल्ट। इसको हम एक और नाम दिया गया जो कि आपको याद रखना है, इसी को फैराड कहा गया है, कूलॉम पर वोल्ट को फैराड कहा गया है। सो आपको याद रखना है, मोस्ट पॉपुलर यूनिट इज फैराड, ठीक है। क्या है, फैराड, ठीक है। अच्छा, ये तो सीजीएस का बात हुआ। हम एसआई सिस्टम में आते हैं, एसआई सिस्टम में हुआ, सीजीएस में आते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, कूलॉम की जगह पर क्या आ जाएगा, स्टैट कूलॉम बाय स्टैट वोल्ट। यूनिट क्या हो जाएगा, स्टैट फैराड, यहाँ भी स्टैट लग जाएगा, स्टैट फैराड, ठीक है। तो हम यूनिट देख लिए एसआई सिस्टम में फैराड और सीजीएस सिस्टम में स्टैट फैराड, ठीक है। यहाँ पर स्टैट दोनों लग गया, तो इसमें भी स्टैट लग गया, फैराड सामने भी स्टैट लग गया, ठीक है। तो ये तो हम यूनिट देखे। अब हम डायमेंशन की ओर आते हैं।
अच्छा एक चीज और, फराड ये बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है, ये फराड नाम का चीज बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है, एक फराड का मतलब बहुत होता है, ठीक है। सो इसका जो स्मॉलर यूनिट्स है माइक्रो फैराड हो गया है ना, या पिको फैराड को और हम कहते हैं माइक्रो फैराड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ और एक और 10⁻⁶ हो गया 10⁻², तो उसी को पिको फैराड भी कहते हैं। तो अदर यूनिट्स भी है, ठीक है, क्या क्या है, माइक्रो फैराड है और ये, ठीक है। हम डायमेंशन की ओर आते हैं। या डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करो तो तब डायमेंशन क्यों आएंगे। अगर कोई बोले कि डिफाइन करो 1 फैराड को, ठीक है, तो 1 फैराड का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम्ब बाय 1 वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए अगर हमको 1 कूलम्ब चार्ज देना पड़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड 1 फैराड। हो गया कर 1 ऊपर नीचे रख दो, फॉर्मूला बन गया। तो 1 फैराड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड if 1 coulomb charge है ना increases the potential by 1 volt, if 1 coulomb charge raises the potential by 1 volt, then it is called 1 farad। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आई रिपीट, 1 फैराड को डिफाइन करना है तो कैसे 1 फैराड इज डिफाइंड एज if 1 coulomb charge is needed to raise the potential by 1 volt, then it is called 1 volt। लिख लो इसी को, if 1 coulomb charge is sufficient to raise the potential by 1 volt, ठीक है, then it is called 1 फैराड। ठीक है, लिख रहे हैं। तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज हमको लगता है 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने में, तो इसको हम 1 फैराड कहेंगे। ठीक है, चलो, अच्छा कैमरा एडजस्ट करना था, यूनिट हो गया। अब हम डायमेंशन की बात करें, निकालना पड़ेगा। डायमेंशन देखो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ क्या, फैराड, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, C = Q/V। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक और क्या होता है, Q बाई, इसको W/Q कहते हैं हम लोग, वर्क डन बाई Q। 10th क्लास में पढ़े ना, पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज था ना, तो वही चीज तो वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, चलो, तो यहाँ Q² हो गया बाई वर्क डन। अब यहीं पर हम सबका डायमेंशन पुट कर लेते हैं, निकल जाएगा। बोलो यहाँ से Q का क्या होता है डायमेंशन, AB स्क्वायर ले लेते हैं, बाई वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है mLT-2 इनटू आ गया डिस्प्लेसमेंट L। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट है L। mL² ऊपर चले जाओ लेकर के, तो हमारा आ गया A पर m पर -1, L 1 है और एक यहाँ पर है 2 है L, तो L² ऊपर में निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, T-2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +2, T पर पावर 4 हो जाएगा, T पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और A बच गया ऊपर में और A हो जाएगा। ठीक है, यही डायमेंशन हुआ। m इनवर्स L पर -2, ठीक है, T पर 4 वो भी सही है, और A इनवर्स A² A पर
स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या हुआ, एन इनवर्स एल पर -2, ठीक है, टी पर -4, ठीक है, उसके बाद फिर हो गया आपका ए का स्क्वायर, ए है ना स्क्वायर, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ पर लिख दें, जगह की कमी मैं समझ सकता हूँ, टी पर 4 ए पर 2, तो ये आपका डायमेंशन आ गया कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, दूसरा की यूनिट को एक फैराड को डिफाइन करने के लिए बोल दिया है, तो ये अदर यूनिट्स क्या क्या होता है, और तो फैराड जो है ना ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया। इसके नीचे में भी और यूनिट्स है, क्या क्या है, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड, अदर यूनिट्स माइक्रोफैराड है या माइक्रोफैराड। एक है माइक्रोफैराड, एक है माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6 फैराड, मतलब क्या हो गया 10⁻12 फैराड, मतलब ये हो गया पिको फैराड, ये हो गया पिको फैराड। ठीक है, और ये माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 क्या होता है, 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6 दो को आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 10⁻12 फैराड, 10⁻12 को क्या कहते हैं, पिको कहते हैं, तो पिको फैराड है। तो ये सब बेसिक यूनिट है, ज्यादातर ये सब नहीं रहेगा आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ, क्योंकि फैराड तो बहुत बड़ा चीज हो गया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इस पर हम बात कर लिए। ठीक है, कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी कर लिए। अब उसके बाद बारी है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का, अब डिफाइन करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या बोले कि माइक्रोफैराड या माइक्रोफैराड में जनरली हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फैराड नाम का चीज ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोफैराड में, पिकोफैराड में, ये सब मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसिक चीज हमारा है। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की ओर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की ओर चल रहे हैं। इसका पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। चलिए एक मान लेते हैं ये स्फीयर है हमारा, ऐसे ऐसे प्लस 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 बस बस बस। ठीक है, चलो तो ये इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हम इसका कैपेसिटेंस जानना चाह रहे हैं, इसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, कितना ये स्फेरिकल कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है ना, इसका कैपेसिटी क्या है वो जानेंगे हम लोग, कैपेसिटी इसका क्या है, और आफ्टर दैट एनर्जी स्टोर। ठीक है, दो चीज आएगा। हाँ तो चलते हैं, चलो मान लेते हैं इसका रेडियस है r, इसका रेडियस
आर भी है, हमको कैपेसिटेंस चाहिए, तो सी का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, पीछे से फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, क्या ठीक है, C इक्वल टू Q बाई V, ठीक। अब हमको आते हैं डेल्टा V का लो या V का लो, चलो V ले लेते हैं, मान लिया, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, अब कहानी पीछे चला गया, इसके पीछे हमने पोटेंशियल बताया था कि हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड का कंडक्टिंग पार्ट, ये तीनों में चार्ज रिसाइड एट सरफेस, तो वही कहानी है सरफेस। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है ये तो हम फॉर्मूला बताए हैं, वो हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और वो सॉलिड में सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट का चार्ज डिसाइड करता है सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, तो वहां पर हम बताएंगे, सो पीछे का जो पोटेंशियल वाला चीज है वो देखना पड़ेगा, बहुत जगह भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो V का फॉर्मूला एट दिस पॉइंट P कहां पर है, ये सरकमफेरेंस पर, ठीक है, या एट सरफेस, क्या फॉर्मूला जानते थे हम, KQ बाई R, एक फॉर्मूला था ना, KQ बाई R, बहुत अच्छा। तो आ जाते हैं यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, KQ बाई R पुट कर लेते हैं, तो Q बाई स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, तो स्फेयर वाला कहानी में जाएंगे, यहाँ से सरकमफ्रेंस पर कितना होता है पोटेंशियल, ये फॉर्मूला लेंगे यहाँ से और वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। तो आज हम इसके जगह पर हम पुट कर लेते हैं KQ बाई R, मेन डिवीजन लाइन ये है, ये R ऊपर चला गया, तो ये R बाई K, Q से Q खत्म, R बाई K। अब ये K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर में R है और नीचे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही आगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ला दिए, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या हम पीछे बताए थे, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड किया। तो ये जो एप्सिलॉन नाम का चीज है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आ गया। और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीछे जो हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपको बताया था कि डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम का प्रॉपर्टी पर डिपेंड, आ गया यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट क्या मीडियम का प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर R क्या है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यार R रिप्रेजेंट्स डायमेंशन, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो आ गया ना, जो पीछे हमने पॉइंट बताया था, क्या था फॉर्मूला, C इक्वल टू Q बाई V। तो हमने बताया था Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता है, Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो डिपेंड कर रहा है मीडियम पर और डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो हमने बताया, बोला था कि आपको आगे बताएंगे, तो दो सामने आ गए, एप्सिलॉन नॉट मीडियम का प्रॉपर्टी हो गया और दूसरा R हो गया, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो वो जैसी वही कहानी आ गई, ओम्स लॉ वाला कहानी आ गया, ठीक है। इसमें V इक्वल पाई जो फॉर्मूला आता था, R किस पर, मीडियम कंडक्टर का प्रॉपर्टी था वो, ठीक है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी था, ठीक है। चलिए आगे, चलिए तो ये हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, स्फेरिकल कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, याद रखना है। अब इससे एक तो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्यों इसका पॉपुलैरिटी खत्म हो गया, बहुत ज्यादा मान चलो कि इस्तेमाल ये है नहीं, ठीक है, क्यों नहीं इस्तेमाल है, देखते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R।
ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड सर डॉक्टर राइटिंग वन सेकेंड फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस 1 मीटर। अभी छोटा ले रहे हैं, इसके बाद एक और बड़ा में आएंगे, एक तो बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा आएंगे वहां, ठीक है। हाँ, तो आते हैं 1 मीटर का रेडियस दिया है, तो आते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं C इक्वल टू फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। बताओ भाई, अच्छा ये बताओ तो कि कूलम्ब में पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना था 9 × 10⁹। बोलो सही है, 9 × 10⁹ के का वैल्यू हमको तो सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो 1 पाई करके हो गया बस, दैट्स ऑल। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट ले लिए 1/9 × 10⁹ into रेडियस, वेयर इज रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर। तो आ गया 1/9 into ऊपर में लेके चले जाएं, बोलो 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। इधर नीचे में +9 है, ऊपर गया तो -9 हो गया। अब इसको 1 से डिवीजन कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C का वैल्यू आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻10 फराड। क्या आएगा C का वैल्यू, इतना कहाँ गया C कैपेसिटेंस 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 4 पाई एप्सिलॉन तो ये C का वैल्यू आ गया इतना फराड, ठीक है। अब देखो तो ये वैल्यू हम 1 मीटर रेडियस, समझो 1 मीटर तो कुछ लंबाई होता है भाई, है ना, इतना छोटा तो नहीं होगा 1 मीटर। मान चलो कि इतना सारा 1 मीटर, मान लो 1 मीटर इतना सारा, इतना बड़ा रेडियस, इससे इतना बड़ा स्फीयर लिए हम, स्फेरिकल कैपेसिटर लिए इतना बड़ा 1 मीटर रेडियस वाला स्फीयर लिए, बहुत बड़ा स्फीयर हो गया। उतना बड़ा जब स्फीयर लिए हैं तो इसका कैपेसिटी कितना आ रहा है, 10⁻10 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। 10⁻10 के फॉर्म में आ रहा है उसका कैपेसिटी, एनर्जी स्टोर करने का। और कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। ये तो कम से कम एनर्जी स्टोर कर रहा है। ये हमको तो कैपेसिटर लगाते हैं इसलिए ना हम लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करे, ये तो और कम से कम एनर्जी स्टोर करे, 10⁻⁻10 में जा रहा है। माइक्रो में भी जा सकते हो, 10⁻⁻6 रखो और इसको इधर कर लो, ठीक है। चलिए निगेटिव में ही रख देते हैं, मतलब हम 1 मीटर रेडियस लिए, 1 मीटर का रेडियस लिए ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 मीटर हो, तो एनर्जी स्टोर है 1.1 × 10⁻10 फराड, ठीक है। यहाँ पर हम लिस्ट कर रहे हैं इसलिए कुछ चीज आगे हम शेयर करेंगे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अभी तो हम 1 मीटर रेडियस का लिए हैं, इतना है। अभी हम देखते हैं बहुत बड़ा लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, अर्थ को ही ले लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर सपोज कर लिए कि अर्थ ही है मेरा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फीयर है ना, अर्थ तो स्फीयर है, उसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का अगर रेडियस लेके चलते हैं तो देखते हैं कैपेसिटेंस कितना आता है, कितना एनर्जी स्टोर करने का होता है, देखते हैं, ठीक। देखो कितना कम एनर्जी, हम 1 मीटर का रेडियस वाला स्फीयर लिए हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर लिए हैं, मात्र एनर्जी -10 के फॉर्म में है। 10 के फॉर्म में रहता तो बहुत अच्छा, बहुत खुश होते, 10⁻10 रहता तो बहुत खुश होते, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लिए, तो माइनस के टर्म में लेके एनर्जी 10⁻10 के फॉर्म में, मतलब डिवाइडेड 1 पर 10 0, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। अभी हम अर्थ का लेके चलते हैं, अर्थ को ही मान लेते हैं कि कैपेसिटर एक है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। सपोज कर लेते हैं कि अर्थ इज हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो देखते हैं अर्थ को, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है,
अर्थ को ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अर्थ ही हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर ये स्फीयर है। चलो इसका रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। जरा इसको मीटर में बना लो, 6400 इंटू 1000 ये 2000, देखिए यार ना 10⁵ मीटर। आज अब कैपेसिटेंस निकालो, अगर अर्थ कैपेसिटर होता स्फेरिकल कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता था देख लेते हैं। हाँ तो आ जाओ 4 πε0 इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ 4 अच्छा 1/4 का ये वाला कितना कहाँ लेना है इसको 1/9 इंटू 10⁵9 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू 10⁵5, ठीक है। अच्छा ये 10 64/9 इंटू 10⁵5 बाई 10⁵9। ओ बहुत अच्छा, कितना आ जाएगा ऊपर मिला करके 64/9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 कट जाएगा, नीचे में 4 बचेगा है ना 10⁴, ठीक है। अब 64 को 9 से डिवीजन करो, 9 7 जा 63 7 ऐसे करके आएगा, ठीक है। चलो डिवीजन कर लेते हैं, तो 9 7 जा 63, बाकी बच गया 1, ठीक है, डेसिमल लगा दिए 9 1 जा 9 9 1 जा 1 इंटू 10⁻⁻4 कितना आया 7.1 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ भी देखो रेडियस ऑफ अर्थ अगर हमारा था, रेडियस कितना अर्थ के रेडियस के बराबर था, अर्थ ही तो लिए थे ना कैपेसिटर में, तो यहाँ पर आ गया 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फराड आ गया। अगर हम 6400 किलोमीटर रेडियस लिए, हाँ जी देखो रेडियस हम 1 मीटर का लिए थे तो 1.1 इंटू 10⁻⁻10 आया था, बहुत अच्छा। रेडियस अगर हम 6400 किलोमीटर मतलब अर्थ को ही मान लिए हम कैपेसिटर अलग है, तो इतना बड़ा अर्थ 10⁻⁻4 के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है। अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व करें तो आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। इसको और आगे थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें तो 711 माइक्रोफैराड ये भी लिख सकते हैं। 711 माइक्रोफैराड ये स्टोर कर रहा है एनर्जी, बहुत एनर्जी कम। इतना बड़ा कैपेसिटर, ये इतना बड़ा कैपेसिटर यूज कहाँ करेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। अरे इतना रेडियस छोड़ो ना, 1 मीटर का ही कैपेसिटर हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, कौन से डिवाइस में 1 मीटर का यूज करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली जो वेल नॉन यूनिट्स है जिसमें दिया रहता है क्वेश्चन आपको, ये माइक्रोफैराड रहेगा या माइक्रोफैराड रहेगा, जिसको पिकोफैराड कहेंगे, ठीक है। अब सोचो इतना बड़ा जब रेडियस लिए तो भी हमारा माइक्रो में आ रहा है एनर्जी स्टोर, तो हम किस लिए यूज करते हैं कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करवाने के लिए ना कि एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी स्टोर हो, तो इसलिए तो खत्म हो गया, फेल हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर होता प्रचलित नहीं रहा, ठीक है। चलो तो ये हम देखे कि बहुत बड़ा रेडियस लेने, बहुत बड़ा कैपेसिटर अगर ले भी लें तो भी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट कैपेसिटर इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आते हैं इसका पॉपुलैरिटी क्यों खत्म, यही सब कारण से खत्म हुआ, एनर्जी नहीं स्टोर कर रहा था ज्यादा। तो डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, लिख लेते हैं क्या है डिसएडवांटेज, ठीक है, या ड्रॉबैक का। पहला ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज इसका हो गया, ठीक है, क्या एनर्जी स्टोर्ड बाय स्फेरिकल कैपेसिटर
इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। तो साइन डाल दें, कितना ही पिएगा। हो गया हो गया। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज एक तरह से हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का कि वेरी वेरी लेस। दूसरा, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, not bounded by spherical capacitor। इसीलिए ये दोनों कारण से मान के चलो कि इसका पॉपुलैरिटी खत्म हो गया। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड का मतलब आप समझो कि ये जैसे हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर होगा डायरेक्शन, यहाँ पर प्लस कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी वजह से एनर्जी ऐसे, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकलेगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज हम रख दिए, क्यू चार्ज, तो कुछ एनर्जी ये क्या करेगा, इसको दे देगा एनर्जी। कुछ यहाँ पर रख दिए, Q1 रख दिए, कुछ एनर्जी इसको भी दे दिया, कुछ एनर्जी इसको दे दिया। मतलब एनर्जी ये बांटते चलता है, अपने पास स्टोर नहीं रखता है। आसपास में इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, एनर्जी बांट दिया। तो अगर ये आसपास पूरा एनर्जी देगा तो जो मेन जिस डिवाइस पे जुड़ा हुआ है उसको कैसे ये एनर्जी सप्लाई करेगा ज्यादा से ज्यादा एट ए टाइम, बिकॉज ये तो बांट रहा है ना, ये बाउंडेड ही नहीं है इसका एनर्जी। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इसकी वजह से ये स्कैटर्ड हो रहा है एनर्जी। इसका हमको स्टोर करके रखना है ना, उसकी एनर्जी को बांध के रखना है, सो दैट कि वो पूरा का पूरा एनर्जी अगले को मिल सके और अगला ऑपरेट हो सके स्मूथली। जैसे आप पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी इसके अंदर में स्टोर होता है, प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होता है। ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये जिधर जिधर जैसे तैसे तो देगा नहीं चार्ज, ठीक है, ये बाउंडेड है इसके अंदर एनर्जी। बट स्फेरिकल कैपेसिटर का डिमेरिट क्या है, एनर्जी यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, ये आसपास में जितना चार्ज देखा थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, बढ़ते रहेगा। तो जब सब आसपास में एनर्जी वेस्टेज हो जाएगा तो फिर मेन जो अप्लायंस है उसको क्या मिलेगा, कम एनर्जी मिल जाएगा ना। तो चलो ये दो हम ड्रॉबैक कर लो या डिमेरिट्स कर लो, ठीक है, किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है, या डिसएडवांटेज कर लो, डिसएडवांटेज ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी वजह से ये खत्म हुआ और इसके जगह पर कुछ नया कैपेसिटर आया जो कि एनर्जी को बांध के रखता है और पूरा का पूरा एनर्जी अगले को देता है टू ऑपरेट स्मूथली। चल, तो ये दो पॉइंट्स हुआ। एनर्जी स्टोर्ड बाय स्फेरिकल कैपेसिटर इज वेरी वेरी लेस। देखो माइक्रोफैराड में जा रहा है, इतना बड़ा स्फीयर ले रहे हैं तो हमको माइक्रोफैराड में मिल रहा है एनर्जी। कैसे भी इतना बड़ा रेडियस लिए थे कि एनर्जी आपको कम मिले, यही कुछ देखने के लिए। चलो ठीक, हम अर्थ के रेडियस के बड़ा, अर्थ के जैसा हम स्फीयर लिए स्फेरिकल कैपेसिटर और एनर्जी मिल रहा है 7 से 11 माइक्रोफैराड। ये कौन सा मतलब है, ठीक है।
हाँ, एक चीज और बोल रहे हैं, एक्चुअली वो डिस्कस हम करेंगे। हम अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं कैपेसिटेंस का, C = 4 pi epsilon naught into R। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इन एयर या वैक्यूम, इन एयर या वैक्यूम, इन एयर कर लो या वैक्यूम कर लो, ठीक है। अगर इस सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, अदर एयर और वैक्यूम के अदर मीडियम में दे दें, तो उसका फॉर्मूला वहां पर कैपेसिटेंस का बन जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर K × 4 pi epsilon naught into R बन जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, K × कैपेसिटेंस इन एयर कर लो या फिर वैक्यूम का लो, वैक्यूम K टाइम्स होता है। चलो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है ये। मतलब कि अगर हम एयर या वैक्यूम से हटा कर किसी अनदर मीडियम में डाल दें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो, तो यहाँ एयर वाला जितना उतना टाइम उस मीडियम में रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, वहां पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। आगे मिलेगा 3-4 लेक्चर के बाद वहां पर पूछेंगे डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर में ये चीज हम बताएंगे, ठीक है। कि K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर या वैक्यूम, जो भी उसका K बढ़ जाता है करंट में, डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे बढ़ जाएगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कहां पर? ये प्लेट के बीच में। तो ये सब कहानी आगे हम करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, आज तो बस ऐसे ही ऊपर चलना है हम लोग, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं चलो। हाँ, अभी है एनर्जी स्टोर्ड, बाय स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। चलो एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड का हम लोग पढ़ना है। चलो मान लेते हैं यहां पर हमारा ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। और सॉरी इधर बनाएंगे ज्यादा सही नहीं। चलो मान लो कि हमारा यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक। इस पर नेट चार्ज जो है ना वो कैपिटल Q, तो नेट चार्ज कैपिटल Q है। इसको चार्जिंग कैसे करते हैं पता है, बैटरी से जोड़ करके चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब आगे पढ़ेंगे। चलो मान लेते हैं कि t = 0 पर इस पे चार्ज 0 है, मतलब इनिशियली जस्ट स्टार्ट किए उसी समय चार्ज तो 0 रहेगा, तुरंत ऐसे नहीं कि ऑन किया तुरंत चार्ज हो गया, समय लगता है। तो t = 0 पर मान लेते हैं कि इस पर चार्ज जो है ना वो 0 है, और चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल यहाँ पर लिखते हैं। मान लेते हैं कि t = 0 पर चार्ज हमारा 0 है और पोटेंशियल भी हमारा 0 है। पहला केस, 3 पॉइंट हम पहले डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। t = 0 पर लेट, t = 0 पर q = 0 है, v = 0, पोटेंशियल 0 है। बहुत अच्छा। अब हम आते हैं, ठीक है, अब आते हैं यहां से t = t पर मान लेते हैं कि जो चार्ज हमारा है वो चार्ज जो हमारा है मान लेते हैं क्या है, q हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम कहने का मतलब मान लो कि उस पर जो चार्ज आ गया कैपेसिटर पर हमारा स्मॉल q आ गया, ठीक है। और पोटेंशियल हो गया v, पोटेंशियल हो गया v। तो यहां से v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q/c। तो सही फॉर्मूला यहां से v का बन जाएगा q/c, ठीक। मान लिए कि t = t पर चार्ज q जमा हुआ, उस पर चार्ज आया प्लेट पर,
है ना। और जब चार्ज हमारा क्यू आ गया तो पोटेंशियल कितना उसके क्रॉस हो गया, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। फॉर्मूला बताएं पीछे, फॉर्मूला बताएं V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, तो अगर हम इस t टाइम में चार्ज इतना अगर आ गया तो पोटेंशियल तो जान ही सकते हैं ना कि कितना होगा, Q बाई C होगा, क्रॉस दिस कैपेसिटर में पोटेंशियल आ जाएगा Q बाई C आ जाएगा। अब चलते हैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। अब ये बाय का साइन मत समझ लेना, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। t इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब हुआ कि जितना चार्ज इस पर आना चाहिए, मैक्सिमम जितना चार्ज आना चाहिए उतना आ गया। तो इस समय जो चार्ज उस पर आया वो जितना आना चाहिए था, जितना कैपेसिटी उसको होल्ड करने का था उतना उस पर चार्ज आ गया। और इस केस में v का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो मान लो चार्ज बाय कैपेसिटेंस, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको किसी एक पार्ट को उठाते हैं, बीच वाले पार्ट को उठाएंगे, किसी एक बीच वाले पार्ट को हम उठाते हैं यहां से। ठीक है, तो बोलो क्या आंसर उठेगा, ये वाला पार्ट उठा लें, बीच वाले पार्ट। t इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए चार्ज 0 है और पोटेंशियल अक्रॉस 0। t इज इक्वल टू t पर जब चार्ज कुछ आ गया q, स्मॉल q, तो उसका पोटेंशियल भी कुछ आएगा, लेट इट बी p, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q बाई c हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। बहुत अच्छा। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर मतलब जितना चार्ज होना चाहिए था, है ना, उतना हो गया इस टाइम इंटरवल में। ठीक है, कंप्लीटली चार्ज। Q इक्वल टू Q चार्ज आ गया, कैपिटल से पूरा चार्ज आ गया, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्रॉस Q बाई C आ जाएगा। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं पोटेंशियल वाला कहानी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला कहानी। ठीक है, कैसे चार्ज आया, इस पर कैसे चार्ज आया, तो ऐसा कहानी करते हैं कि मान लो कि इंफिनिटी पर चार्ज था, इंफिनिटी पर चार्ज था, इस पर से छोटा छोटा चार्ज, पहले मान लो छोटा सा एक dq चार्ज ला के रखें, छोटा सा एक चार्ज इंफिनिटी से हम dq पर लाए, फिर इस पर फिर एक छोटा सा चार्ज लाए dq, फिर एक छोटा सा चार्ज लाए dq। तो इस तरह से पहला केस में तो मान लो कि जब इनिशियली हम dq को लाए तो उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार यहाँ ऑलरेडी चार्ज आ गया dq, दूसरी बार जब लाएंगे तो उस केस में तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। समझो यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, यहाँ से चार्ज dq होकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं है चार्ज, कुछ चार्ज है ही नहीं, तो ये इंफिनिटी से चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चार्ज अगर कोई आ गया, उसके बाद अनदर चार्ज को लाएंगे, तो इसको अनदर चार्ज को लाने के लिए हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जो कि हम पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस में बताए हैं आपको। ठीक है, कि एक्स्ट्रा चार्ज को लाने के लिए, इंफिनिटी से कोई चार्ज को लाने के लिए हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करना पड़ता है। तो वही कहानी, चलो तो वही कहानी हम लगाएंगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला कहानी लगाएंगे। चलो यहाँ से छोटा छोटा चार्ज, छोटा छोटा dq करके हम लाते जा रहे हैं, और हर केस में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फर्स्ट केस जब पहली बार यहाँ चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज आ गया एक dq, तो अगला dq को लाकर तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल हमको क्यूब अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था, उस टोटल चार्ज को यहाँ पर ला करके जमा कर देना है, तो उस केस में वर्क निकालना पड़ेगा। तो आज हम आते हैं इस पार्ट को हम उठा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से लिखते हैं वर्क डन टू कैरी dq चार्ज, है ना, वर्क डन टू कैरी dq चार्ज इज इक्वल टू, मतलब ये कहने का मतलब वर्क डन का मतलब क्या हो गया, dw लिखें। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बताए थे, ये इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला। अच्छा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस चार्ज dq को चार्ज लाए हैं। ठीक है, तो v2 माइनस v1
ठीक है, तो वर्क डन हमको निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे बोलो, पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, आ जाओ वर्क डन के लिए करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए क्या फॉर्मूला करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस कहानी पर जाना नहीं, ठीक है। अच्छा तो कौन सा कहानी पर जाएंगे, एक मिनट कौन, हाँ ठीक है, ये करते हैं। तो वर्क डन हमको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर वर्क डन जो होगा dW इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना चार्ज को लाए हैं, dq चार्ज को लाए हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं v इंटू dq, बोलो सही है, v इंटू dq, ये v क्या हो, ये और dq क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को जस्ट किए हैं, इसी को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा v का यहाँ से फॉर्मूला उठाओ, v का सेकंड केस है q बाई c है, q बाई c यहाँ पर हम डाल सकते हैं, q बाई c इंटू dq, ये हो गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन। अब हमको कहाँ ये टोटल चार्ज लाना है, कैपिटल Q चार्ज टोटल धीरे धीरे करके dq dq करके पूरा का पूरा चार्ज हमको ला देना है यहाँ पर, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन डाल दिए, ठीक है, v के जगह पर यहाँ से डाल दिए, यहाँ से डाल दिए v इज इक्वल टू q बाई c, यहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कहाँ, बोलो क्या हो जाएगा, कितना चार्ज ला रहे हैं, टोटल q अमाउंट ऑफ चार्ज लाए हैं, तो 0 से लेकर के कैपिटल Q, 0 से लोअर लिमिट q हो गया कैपिटल Q, तो टोटल चार्ज पर आया हमारा ऊपर का लिमिट हो गया अपर लिमिट। करो यहाँ से 1/c, ठीक है, q निकल जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/c को हम बाहर कर दे रहे हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ q रह गया dq, ठीक है। अब बताओ यहाँ से वर्क डन W हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बाय एक्सटर्नल एजेंट, dq q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय q, तो आ गया यहाँ से 1/c तो बाहर है ही, साथ में ये आ गया q स्क्वायर बाय 2, और यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ पर 0 है, तो इस q के जगह पर कैपिटल Q डालो और फिर इसी q के जगह पर 0 डालो, तो ये बन गया हमारा W आ गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कैपिटल Q का स्क्वायर बाय 2c। हमको एनर्जी स्टोर करना है, तो हम तो अभी वर्क डन निकाले, वर्क डन इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2c आया। अब आपको पता है कि ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू आया Q स्क्वायर बाय 2c, तो ये क्या होता है UF माइनस UI इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2c, बोलो सही है। पोटेंशियल एनर्जी में पढ़े ना, पोटेंशियल एनर्जी में क्या, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो टर्म मान के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन को UF माइनस UI लिखते हैं। अच्छा इनिशियल पॉइंट हमारा इंफिनिटी है, इंफिनिटी से चार्ज को रोड पे ला रहे हैं, तो इसका 0 होगा, है ना, तो UF माइनस 0 इज इक्वल टू बन गया Q स्क्वायर बाय 2c, तो UF आ गया Q स्क्वायर बाय 2c, यही तो है एनर्जी स्टोर। देख लो ये डेरिवेशन हुआ एनर्जी स्टोर के लिए, क्या क्या किए, ये स्फीयर था, इंफिनिटी से dq चार्ज को लाए पहले, तो फर्स्ट केस में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ये खाली था, अनचार्ज था। जैसे ही दूसरे हमारा टोटल यहाँ पर अमाउंट कैपिटल Q है, कैपिटल Q को यहाँ पर ला करके रख देना है, स्फीयर के ऊपर चार्ज करना है, कहानी समझो। तो एक छोटे से dq को लाए यहाँ पर, फिर अनदर dq को लाएंगे, तो पहले से यहाँ एक dq था, दूसरी बार जब लाएंगे तो पहले से एक यहाँ पर आ गया था, तो उस केस में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और फिर अगला लाएंगे तो फिर और वर्क डन करना पड़ेगा, फिर एक और dq लाएंगे तो और वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 टोटल जो कैपिटल Q चार्ज है यहाँ पर जमा कर देंगे, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो एक छोटा सा जो dq लाया था उसकी वजह से वर्क डन निकाल लेते हैं पहले। आ जाओ ये फॉर्मूला बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय
चार्ज, जिस चार्ज को आप कैरी कर रहे हो। बहुत अच्छा, इसको हम लिख दिए v, डेल्टा v लिख दो या v लिख दो, जो भी लिख दो, कहाँ लिखें ये v into dq, डेल्टा v लिख सकते हो, डेल्टा v into dq। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा v का फॉर्मूला यहाँ से आएगा q by c, डेल्टा v का लो या v का लो, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, q by c। तो v को हटाए और q by c लाए, और कितना चार्ज हम लाए हैं, टोटल कैपिटल Q ला दिए। तो टोटल यहाँ कैपिटल Q हमारा अपर लिमिट बन गया और नीचे 0 बन गया। 1/c को बाहर कर लिए, निकाल के बाहर फेंको, q² 2, इसके जगह आएगा अपर लिमिट माइनस में 0 कर लो, q² 2c आ गया। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल गया इन ब्रिंगिंग कैपिटल Q चार्ज। अब आगे हमको तो एनर्जी स्टोर चाहिए ना, तो ये वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं वहां पर, एक कहानी की है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस ui इनिशियल पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर था, इनिशियल इंफिनिटी पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल 0, सारा कहानी 0, तो इनिशियल वाला 0 मान ले, uf इज इक्वल टू q² 2c, यही हमारा रिजल्ट है। तो एनर्जी स्टोर्ड q² 2c। और जान करके आपको खुशी होगी, जानकर आपको खुशी होगी कि ये जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आया है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही फॉर्मूला रहेगा q² 2c। हाँ, इसके पीछे जो हमने स्फेरिकल का कैपेसिटेंस का बताया फॉर्मूला 4 πε0 into r, वो चेंज हो जाएगा, उसमें वो अलग फॉर्मूला चला जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, बट एनर्जी स्टोर का यही फॉर्मूला रहेगा q² 2c। पैरेलल प्लेट में भी यही फॉर्मूला है q² 2c। करेंगे आगे, यही फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। अब हम चल गया क्लियर, देख लो, फिर आगे और कोई फॉर्मूला इसमें ड्राइव करने जा रहे हैं, दो फॉर्मूला और आएगा। क्लियर है, मिटा दें 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं कि एनर्जी स्टोर कितना आया हमारा, U इक्वल टू आ गया q² 2c। अच्छा, हमारे कैसा कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर था ना, स्फेरिकल कैपेसिटर था, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो एक और फॉर्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू कितना आया था इसके पीछे में 4 πε जब आ रहा था ना स्फेरिकल में आया था 4 πε0 इनटू r, यही आया था ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 4 πε0 इनटू r। तो यहां पर पुट कर दो, यहीं पर पुट कर दो q² 2 इनटू 4 πε0 इनटू r, तो सही है, कितना आ जाएगा 4 to 8 πε0 इनटू r। तो q² 8 πε0 इनटू r, ये भी हम कर सकते हैं एनर्जी स्टोर का, ठीक है, q² 8 πε0 इनटू r। या ऐसे समझो 4 πε0 क्या है, k है, 1/k, ठीक है, इनटू 2, हाफ हो गया, चलो ये हुआ। अच्छा, अब आते हैं हम और फॉर्मूला बनाते हैं, u² इक्वल टू q² 2c, u इक्वल टू, बट q इक्वल टू क्या जानते हैं, cv जानते हैं, तो हम यहाँ से cv पुट कर देते हैं, c² b² बाई 2c, एक c से एक c चला जाएगा, तो क्या बच गया, u इक्वल टू हाफ cv²। एक और फॉर्मूला बन गया in terms of capacitance and potential, in terms of capacitance and potential, एक फॉर्मूला और बन गया। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं अगेन, तो ये in terms of capacitance and potential, ये भी लिख देते हैं, u इक्वल टू हाफ cv²। चलिए एक फॉर्मूला ये हो गया in terms of capacitance and potential, in terms of charge and capacitance। अगेन फिर से फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है, मेन यही याद रखना है। अगेन
U इज इक्वल क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ से c को हटा देते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, q इज इक्वल टू c भी होता है ना, तो c का फॉर्मूला वहां से क्या बन जाएगा, q बाई v, q बाई v। तो आगे करते हैं इसको, q स्क्वायर बाई 2 इंटू c के जगह पर यहाँ से उठाओ q बाई v, q बाई v, ये भी ऊपर चला जाएगा, एक क्यूब से एक क्यूब खत्म हो गया, तो हाफ क्यू v, एक बोले बोलो सही है, एक क्यूब से एक क्यूब गया, क्यूब अब भी आ जाएगा, तो हाफ क्यूब भी। ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला बन गया, u इज इक्वल टू हाफ क्यू v इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ C एंड V पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो चलो बेसिक फॉर्मूला यही है, याद रखना, q स्क्वायर बाई 2c और c को वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा इसी से एक और फॉर्मूला हाफ cv स्क्वायर आ गया, इसी से एक और फॉर्मूला बना दिए q इनटू v बना दिए। ठीक है, q इनटू v बना दिए, यानी तो ऐसे सोच लो, अगेन वाला कहानी देखो यहीं पर कर देते हैं कि हाफ क्यू भी को यहीं सॉल्व कर देते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, हाफ इंटू सी इंटू रिपीट v स्क्वायर को v इंटू v लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो c इंटू v मिलकर क्या हो गया, क्यूब हो गया, c इंटू v क्यूब हो गया, क्यूब इक्वल टू c, तो हाफ क्यूब इंटू एक और आ गया v, देखो एक नया फॉर्मूला आ गया, हाफ क्यूब v। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला आप याद रखो, इससे ही तो ये डिराइव हुआ और इससे ही फिर इससे ये डिराइव, तीन फॉर्मूला डिराइव हुआ। कितना फॉर्मूला याद रखो, आप एक याद रखो ना, q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, उसी से आप कन्वर्ट करना, बट एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, q इक्वल टू c, q इक्वल टू cv वाला बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला इससे इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। तो चलिए आज का जो पार्ट हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जानेंगे क्या होता है और उसका एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट कैपेसिटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 12 बोर्ड। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर वैसा कुछ खास नहीं आएगा, बट आपका स्फेरिकल कैपेसिटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट एनर्जी का फॉर्मूला जो यहाँ ये तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, हाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर के, तब तक भी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी